दोस्तों ज़्यादातर आप लोग जो क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं उन क्राइम की कहानियों में एक चीज़ बड़ा कॉमन होती है और वो चीज़ कॉमन होती है अवैध संबंध, जिसमें पति और पत्नी के अवैध संबंध होते हैं या फिर कोई लड़का उसके अवैध संबंध किसी महिला के साथ में हो जाते हैं, शादीशुदा महिला के साथ में। उसके बाद एक क्राइम होता है, कत्ल होता है, उसके बाद में कातिल पकड़ा जाता है। इसी तरीके से इन जो कहानियों का जो खुलासा होता है ये मात्र 24 से 25 घंटे के अंदर ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज की जो क्राइम की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना अपने आप में एक अलग घटना है जो कि आज ही के दिन खबर निकल के आती हुई दिखाई पड़ रही है कि एक मशहूर फोटोग्राफर जब वो अपनी पत्नी के साथ में उसका डिवोर्स होता है, उसके बाद में वो एक तरीके से जो पहले अखबार में फोटोग्राफिंग करता था, लेकिन उसके बाद में मशहूर जो मॉडल्स होती हैं जो कि टीवी की दुनिया में जाना चाहती हैं, जो कि फिल्मी दुनिया में जाना चाहती हैं, उन खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटोग्राफी करता था, उनका एक तरीके से पोर्टफोलियो बनाता था। लेकिन इस बीच में उसकी ज़िंदगी में कई सारी लड़कियाँ आई, लेकिन उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत महिला आती है। उसके बाद में वो उस महिला के साथ में सारी चीज़ें करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब इनकी मोहब्बत जो होती है वो थोड़े दिनों परवान चढ़ती है और उसके बाद में इस पूरी घटना के अंदर जो होता है, इस पूरे केस को सुलझाने के लिए पुलिस भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है। और उसके बाद में जब पुलिस के सामने सच्चाई आती है और लोगों तक जब ये बात पहुंचती है तो वाकई लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है नागपुर शहर से। और दोस्तों इसी नागपुर शहर का एक इलाका पड़ता है राजनगर, राजनगर का सुरणाला लेआउट, और यहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं। इन व्यक्ति का नाम विनय पुणेकर उर्फ बबलू, विनय पुणेकर उर्फ बबलू, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर्स हैं। बात कर रहा हूँ मैं 24 फरवरी साल 2024 की। और इसी 24 फरवरी साल 2024 को अचानक से इस पॉश इलाके में, राजनगर में, जो कि सुरड़ा लेआउट पड़ता है, यहीं पर अचानक से गोलियों की आवाज़ ताड़ ताड़ से सुनाई पड़ती है। अब जैसे ही इस इलाके में अचानक से गोलियों की आवाज़ आती है, जो कि इलाका अपने आप में इतना ज़्यादा पॉश इलाका है कि यहाँ पर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आता भी नहीं, परिंदा भी अगर पर मारता है तो उसकी आवाज़ जो होती है पर की वो सुनाई पड़ती है, क्योंकि इलाका जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का है और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉश इलाके में, डेवलप इलाके में आता है। अब जो इस तरीके से गोलियों की आवाज़ इस इलाके में सुनाई पड़ती है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो तो एकदम से सन्न रह जाते हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे बाहर की साइड आते हैं। अब जैसे ही बाहर की साइड आते हैं तो देखते क्या है कि एक परछाई से उन्हें दिखाई पड़ती है, जो कि भागती हुई दिखाई पड़ रही है। और अचानक से वो जो परछाई थी ये कब उन गलियों में गुमसुम हो जाती है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती। उसके बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर गोली कहाँ चल गई। लेकिन उसी समय कुछ लोगों को रियलाइज़ होता है कि हमने एक गेट की आवाज़ सुनी जो कि खुलता हुआ, जो कि खुल रहा था, इस तरीके की आवाज़ दिखाई पड़ी थी। तो लोग जो है वो ऐसे किसी गेट की तरफ देखते हैं कि कोई गेट हो जो खुला हुआ है। अब जैसे ही एक गेट के ऊपर नज़र जाती है तो वो गेट को देखने के बाद में लोग सन्न रह जाते हैं। दरअसल जिस गेट की तरफ लोग देखते हैं, जो कि गेट था विनय पुणेकर उर्फ बबलू का, जो कि खुला हुआ था। अब लोग जो है दौड़े दौड़े उस गेट की तरफ पहुंचते हैं, उस घर की तरफ पहुंचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में कोई अनहोनी हो गई। उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग थे वो तुरंत उस घर में झांकने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही झांकने की कोशिश करते हैं तो सबके होश जो थे वो फाख्ता हो जाते हैं और सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो विनय पुणेकर उर्फ बबलू है ये ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और चारों तरफ जब लोगों की निगाह जाती है तो चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। तो ये जो खबर थी ये पूरे राजनगर और साथ के साथ पूरे पुणे शहर के अंदर फैल जाती है, नागपुर शहर के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही नागपुर शहर के अंदर इस तरीके की खबर फैलती है कि इस तरीके का क्राइम हो गया, इस तरीके की घटना हो गई, वो भी दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास, वो भी शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में, और वो भी शहर के सबसे ज़्यादा नामी फोटोग्राफर्स के साथ में, तो एक तरीके से पूरे के अंदर सनसनी फैल जाती है। जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरीके का डर फैल जाता है, इस तरीके का खौफ आ जाता है कि लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। दरअसल दोस्तों जिस व्यक्ति का मर्डर हो चुका था, जिस व्यक्ति का कत्ल हो चुका था, उनका नाम था विनय पुणेकर। विनय पुणेकर बेशक इन दिनों फैशन फोटोग्राफर्स थे, वो उभरती हुई मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाते थे, लेकिन वो काफ़ी समय तक इसी नागपुर के लोकल अखबार यानी नागपुर टाइम्स में बतौर
फोटोग्राफर्स काम कर चुके थे और उनकी जो जान पहचान थी, उनका जो नाम था, जो रुतबा था, ये पूरे शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बन चुका था। लोग उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से जानते थे और जिस तरीके से दिन दिहाड़े करीब 1 बजे के आसपास दिन में उनके ही घर के अंदर शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में एक तरीके से गोलियों से इस तरीके से भूना गया, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला अभी तक शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके में और एक नामवर इंसान का इस तरीके से कत्ल हो जाता है, ये अपने आप में डराने वाली बात थी। अब जो वहाँ पर लोग होते हैं वो तुरंत पुलिस को खबर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस जगह पर पहुँचती है। अब दोस्तों, जब पुलिस क्राइम वाली जगह पर पहुँचती है, क्राइम सीन पर पहुँचती है, तो सबसे पहले उस क्राइम सीन का बहुत अच्छे तरीके से मुआयना किया जाता है। और दोस्तों, जब पुलिस उस क्राइम सीन का मुआयना करती है तो एक चीज़ तो पुलिस को बहुत आसानी से और बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी कि जो विनय पुणेकर थे और जो कातिल था, उनके बीच में पहले हाथापाई हुई है और उसके बाद में कत्ल किया गया है। यानी जो घर के अंदर कुछ चीज़ें थी वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी और जो पुणेकर के बाल थे वो भी जगह जगह बिखरे पड़े थे। यानी बात साफ थी कि पहले हाथापाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कातिल था उसने बहुत ही नज़दीक से विनय पुणेकर के गले में 2 गोलियां मारी थी। लिहाजा पुलिस जो थी वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इस पूरे मामले में जो पुलिस जांच करती है वो एक साथ कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच शुरू करती है। चूँकि 50 वर्ष के विनय पुणेकर उर्फ बबलू सैमुअल्स, जो कि इस मकान में अकेले रहते थे और कुछ सालों पहले उनका तलाक भी हो चुका था, इसलिए पुलिस कई सारे पहलुओं पर एक तरीके से जांच बैठाती है। क्योंकि उनका रूटीन कहाँ था, कहाँ उठते थे, कहाँ बैठते थे, किसी के साथ में कोई पैसों का लेन देन, ये सारी चीज़ों पे, ये सारे पहलुओं पे पुलिस जांच कर ही रही होती है कि इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जो कि विनय पुणेकर के जो गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसी गेट पर सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक व्यक्ति की फुटेज जो है वो कैद हो जाती है। उसके बाद में पुलिस उस फुटेज को निकलवाती है और उस फुटेज के आधार पर कातिल का पता लगाने में जुट जाती है। और साथ के साथ में पुलिस जो थी वो विनय पुणेकर के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है, क्योंकि मोबाइल नंबर से भी ये खुलासा हो सकता था कि लास्ट टाइम उनकी बात किससे हुई थी, यानी व्यक्ति कौन था जो इनके घर पे आया था, बाकायदा घर पे आया था, गेट खोला गया था। तो ये चीज़ तो साफ थी कि विनय पुणेकर उस व्यक्ति को जानता था। उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर का जब CDR निकाला जाता है तो उसमें एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है, एक ऐसा संदिग्ध नंबर मिलता है जिससे विनय पुणेकर की कत्ल से ठीक थोड़ी देर पहले 2 बार बात की गई थी। उसके बाद में पुलिस जब उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR निकालती है, मोबाइल नंबर को खंगालती और साथ के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक अदर जो गैजेट्स होते हैं उनको भी खंगालती है, तो उसमें पुलिस को एक ऐसी चीज़ हाथ लगती है, पुलिस के सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया था। दरअसल विनय पुणेकर के मोबाइल फ़ोन्स को और जो कुछ लैपटॉप्स वगैरह जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जब पुलिस उनको खंगालती है तो उसमें कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस, यानी फ़ोटोज़ और वीडियोस का एक बड़ा कलेक्शन मिलता है। साथ के साथ जिस लड़की का मोबाइल नंबर मिला था उस लड़की के भी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ थे, कुछ पर्सनल वीडियोस थी और उसकी कुछ पर्सनल चैट्स भी थी, जो कि इस तरीके से की गई थी कि जिसको देखने के बाद में पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक व्यक्ति जिसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ हैं, आपत्तिजनक वीडियोज़ हैं, और ये जो लड़की है जिससे लास्ट टाइम बात हुई थी 2 बार, इसकी भी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं और साथ के साथ इसकी पर्सनल चैट्स भी थी। इसलिए पुलिस अब इस पूरे मामले में समझ जाती है कि ये जो लड़की है जिसकी उम्र 35 साल है, कहीं ना कहीं विनय पुणेकर जो थे उसका इस लड़की के साथ में काफ़ी ज़्यादा खास रिश्ता था, जिसकी वजह से उसके जो पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़ और चैट्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस के सामने सवाल कई सवाल ऐसे थे जिसके जवाब पुलिस को चाहिए थे। लेकिन फिर सवाल ये भी था कि क्या पुणेकर की हत्या के पीछे उसका यही रिलेशनशिप था या फिर हत्या के पीछे कुछ और वजह थी, कत्ल की कहानी क्या थी। पुलिस को ये सब सच जानना था, पुलिस को ये पता लगाना था कि कातिल कौन है और आखिरकार गोली मारने वाले शख्स की पुलिस को पहचान भी करनी थी और उस शख्स को पुलिस को गिरफ्तार भी करना था। लिहाजा पुलिस फैसला करती है जो 35 साल की लड़की है, उस 35 साल की लड़की से ही राज पता चल सकता है, कत्ल के पीछे क्या वजह रही होगी वही लड़की बता सकती है। इसलिए पुलिस उस 35 साल की लड़की को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेके आती है और पुलिस स्टेशन लाने के बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन दोस्तों पुलिस जब उसके ऊपर अपनी सख्ती दिखाती है तो जो लड़की थी पुलिस के सामने टूटती है
और टूटने के बाद में शहर के जो सबसे मशहूर फोटोग्राफर्स थे उनके कत्ल की जो कहानी बताती है और जो सच सामने आता है उसे सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान थी। और लोगों तक जब ये बात पता चलती है तो बाकी सारे लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर एक मशहूर फोटोग्राफर्स का कत्ल कोई ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो पूरी कहानी थी, ये कहानी अपने आप में एक सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल की एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसने पूरे जो नागपुर शहर है उसके अंदर चर्चाओं का जो बाजार है ये गर्म कर दिया था। दरअसल पुलिस की छानबीन जो थी, इस छानबीन में जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की थी जिसकी उम्र 35 साल है, इसकी करीबी जो पुणेकर थे उनसे कुछ दिन पहले ही बनी थी। दरअसल ये जो लड़की थी ये भी शादीशुदा थी और इसका अपने पति से अलगाव हो चुका था और ये अपने पति से अलग रह चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले इसकी मुलाकात विनय पुणेकर से एक स्विमिंग पूल में होती है और इसी स्विमिंग पूल में इनकी जब मुलाकात होती है तो मुलाकात दोस्ती में बदलती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे विनय पुणेकर उस लड़की के साथ में रहना शुरू करते हैं, उसके साथ में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, तो ये जो लड़की थी जिसकी उम्र 35 साल थी, इस लड़की की ज़िंदगी में एक और व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति था हेमंत शुक्ला। हेमंत शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है और इसी नागपुर के अंदर जिम ट्रेनर की जॉब करता है, जिम ट्रेनर के तौर पर वर्क करता है। अब जब हेमंत शुक्ला उस लड़की के टच में आता है, उस लड़की के संबंध में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो इसको जो विनय पुणेकर थे उनके बारे में भी पता चलता है। अब जब हेमंत शुक्ला को विनय पुणेकर के बारे में पता चलता है तो उसको विनय पुणेकर की जो मौजूदगी थी वो खटकने लगती है। यानी एक तरीके से जो लव ट्रायंगल था उसकी वजह से जो हेमंत शुक्ला के अंदर जो नफ़रत पैदा हुई, उस नफ़रत की वजह से ये कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो कहानी थी, ये पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया, ये सिर्फ नफ़रत भर की कहानी नहीं थी। दरअसल दोस्तों पुलिस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में लड़की से की गई अश्लील चैट, उसके वीडियोस और उसके ऑडियोज़ की बदौलत जो हेमंत शुक्ला था उसने विनय पुणेकर से ब्लैकमेलिंग शुरू की। और उसके बाद में जब ब्लैकमेलिंग एक बार शुरू होती है तो पिछले कुछ समय से हेमंत शुक्ला ने विनय पुणेकर से हज़ारों रुपए की वसूली की थी और पुलिस को ये भी शक है कि उससे अच्छी खासी रकम वसूली गई है। अब जब विनय पुणेकर जो था वो जब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और जो हेमंत शुक्ला था ये लगातार उसको जो ब्लैकमेल करता है, लगातार उससे पैसों की डिमांड रखता है, लगातार उसे धमकाता है, तो जो विनय पुणेकर थे ये आखिरकार पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद में ये पूरी कंप्लेंट लिखाते हैं कि किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब दोस्तों जब ये साइबर क्राइम में जब इस तरीके की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो उसका असर ये होता है कि जो हेमंत शुक्ला की तरफ से जो कॉल आ रहे थे, जो धमकाया जा रहा था, जो अवैध वसूली की जा रही थी, उसके कॉल्स तो आना बंद हो जाते हैं। लेकिन हेमंत शुक्ला के मन में जो विनय पुणेकर के लिए नफरत थी वो जस के तस बनी हुई थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये जो लड़की थी, सब कुछ जानने के बावजूद भी इस लड़की ने विनय पुणेकर के साथ में जो अपने रिश्ते थे उन रिश्तों को जारी रखा था और पुलिस को उसने बताया कि हेमंत ने ही लड़की से कहा था कि वो एक बार पुणेकर के घर जाकर उसे जानना चाहता है, करीब से देखना चाहता है। अब ये जो लड़की थी ये अपने दोस्त हेमंत शुक्ला को अपने साथ लेती है, स्कूटी पर बिठाती है, उधर विनय पुणेकर से बात करती है कि किसी को मिलवाना है। और उसके बाद में जो इलाका पड़ता है जो मैंने आप लोग को बताया था राजनगर, यहीं पर अपनी स्कूटी पर बिठाकर ये हेमंत शुक्ला को पहुंचती है और रास्ते में ही उसको उतार देती है और पास ही में एक मोड़ पर खड़े होकर हेमंत शुक्ला का इंतज़ार करने लगती है कि वो उससे मुलाकात करने के बाद में आएगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जो हेमंत शुक्ला था उसके मन में कुछ और बसा हुआ था, वो कुछ और करना चाहता था। उसको विनय पुणेकर से मिलना नहीं था बल्कि उसके साथ में कुछ ऐसे क्राइम को अंजाम देना था जिसको देखने के बाद में हर कोई हैरान हो जाए। अब दोस्तों जैसे ही हेमंत शुक्ला विनय पुणेकर के घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में पहले तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन होती है, काफ़ी ज़्यादा जमकर लड़ाई होती है और दोस्तों इसी गर्मा गर्मी में हेमंत ने अपने पास मौजूद गन से विनय पुणेकर के गले पर 2 गोलियां मार दी और उसकी हत्या करने के बाद में उसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह पर लड़की ने उसे ड्रॉप किया था। उसके बाद में वो जो लड़की थी वो हेमंत शुक्ला को दूसरी जगह ड्रॉप कर देती है। उसके बाद में हेमंत शुक्ला वहां से फरार हो जाता है और पुलिस की गिरफ्त से जो हेमंत शुक्ला है वो अभी भी फरार है। लेकिन दोस्तों पुलिस को ये जो लड़की जो कहानी बता रही थी ये कहानी शायद ही अधूरी थी। हालांकि वारदात को लेकर लड़की की जो बातें बताई गई हैं इस कहानी से अलग भी पुलिस को कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती है। दरअसल जो हेमंत है उसके साथ साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है और पुणेकर की साजिश, जो पुणेकर के कत्ल में जो साजिश रची गई है उसमें उस गर्लफ्रेंड का भी हाथ है। दरअसल विनय पुणेकर ने पुलिस में कंप्लेंट कर जब इस पूरी कहानी के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया था तो ये जो लड़की थी
और उसका जो बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मैंने आपको बताया हेमंत शुक्ला और ये जो लड़की है, ये दोनों मिलकर उसे ब्लैकमेल कर शायद उसकी आदतों का फ़ायदा उठाकर ये उससे पैसों की वसूली कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि इसको शायद इस बारे में कुछ पता ही ना हो और जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ हेमंत शुक्ला ही कर रहा है। अब दोस्तों, जब विनय पुड़ीकर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी और इस तरीके की शिकायत कर दी थी, इस कहानी के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया था, तो इन दोनों ने गुस्से में आकर विनय पुड़ीकर की हत्या कर दी। और दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा गहनता से लेती है तो पुलिस को इस पूरे मामले में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल ये जो लड़की थी और जो हेमंत शुक्ला था, ये एक गैंग चलाते थे, एक रैकेट चलाते थे, एक प्लानिंग के तहत एक साजिश रचते थे। पहले ये जो लड़की थी ये अलग अलग लड़कों से दोस्ती करती थी, उनके साथ में चैट्स करती थी और उनके साथ में वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो शूट कराती थी। और ये सारी वीडियो, सारी चैट्स जो थी वो हेमंत शुक्ला को देती जाती थी और जो हेमंत शुक्ला था ये उन लोगों से ब्लैकमेलिंग करता था। इसी तरीके से इन लोगों ने विनय पुड़ीकर को अपना शिकार बनाया और विनय पुड़ीकर को जब इस सारे बारे में पता चला तो जो हेमंत शुक्ला था ये विनय पुड़ीकर के सामने एक ऑफ़र रखता है। ऑफ़र रखने के बाद में उससे कहता है कि दरअसल तुम भी उसके गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन जो विनय पुड़ीकर था वो इस पूरे मामले से और इस पूरी घटना में शामिल होने से इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि वो शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर था और उसके पास में अलग अलग तरीके की बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां आती थी जिससे उसका नाम खराब ना हो, इस वजह से उसने इनकार कर दिया था। अब जब उसने इनकार कर दिया तो ये जो लोग थे उसी वजह से इस विनय पुड़ीकर को भी ब्लैकमेल कर देते थे। उसके बाद में जब विनय पुड़ीकर पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखाता है तो ये लोग गुस्से में आकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल दोस्तों, जो पुलिस थी इस हेमंत शुक्ला की तलाश कर रही है, वो जो लड़की है ये पुलिस की गिरफ्त में है। आगे जो पुलिस जांच कर रही है उन जांच के आधार पर अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं उसमें पहला कमेंट्स है नूरुल हक का। ये लिखते हैं, एक बेटी ने अपने माता पिता और भाई को कातिल बना दिया। गुस्से में इंसान जो है वो अंधा कर जाता है, उसकी वजह से कुछ इस तरीके के क्राइम करता है। उसके बाद में यूज़र है लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। अब्दुल मन्नान बल्ला, शेरपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया आपका शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं। उसके बाद में हरिहर सिंह है लिखते हैं, नाइस अंदाज ऑफ स्टोरी टेलिंग, आई अप्रिशिएट योर कमांड ओवर लैंग्वेज, नॉट ओनली हिंदी बट उर्दू एंड इंग्लिश टू। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस तरीके से नवाजा। उसके बाद में देव कुमार जी हैं लिखते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। दुनिया में जो आपकी सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो सिर्फ माता पिता होते हैं, लव यू फैमिली। तो देव कुमार जी हमेशा की तरह एक बेहतरीन कमेंट्स किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देवाजित गोस्वामी हैं लिखते हैं, सिवान बिहार, देवाजित गोस्वामी बहुत बधाई हो आपको। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अयोध्या प्रजापति हैं, ये लिखते हैं, आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है हमें बहुत पसंद आता है। हम यूपी अयोध्या से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में रामू कुमार हैं लिखते हैं, हाय सर, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम नेपाल एंड आई लाइक योर स्टोरी, थैंक यू। तो रामू कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेराज भाई हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शेरा बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं लिखते हैं, नमस्कार सर जी, आज मैं सऊदी आ गया हूं और आज से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। इंडिया में था तो कभी कभी मिस हो जाता था और कमेंट्स भी नहीं कर पाता था। तो अनुज गोदारा जी आप सऊदी पहुंच गए, आपका एक तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी पहुंचने के बाद भी इतनी बिजी शेड्यूल में आप लोग हमारी कहानी सुनेंगे। उसके बाद मुजाहिद खान है लिखते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुजाहिद खान एंड अर्शी खानम, ग्राम अली, नगला, ज़िला बदायूं से। तो मुजाहिद खान जी आपकी जो पत्नी है अर्शी खानम, आप दोनों पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहे और आपको और आपकी फैमिली को एक तरीके से मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, खुद अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा कि आज अपनी शादी की एक और सालगिरह मुकम्मल की। उसके बाद में अलीम मोमिन है लिखते हैं, थैंक यू सर, आपने मेरा नाम लिया, वह मेरा पहला कमेंट्स था। अलीम सऊदी दम्माम से कहानी सुनते हैं, तो अलीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल माथुर जी हैं जो कि जोधपुर से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं आयशा खान मुनब्बर इदरीसी, यूपी अमेठी जैस से हमारी कहानी सुनते हैं, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स में ये निकाह लिखते हैं, लड़की अब क्या कर रही है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये खुर्शीद उद्दीन अंसारी का है, लिखते हैं, गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है लेकिन इतनी हैवानियत नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद में मोहम्मद फराज हैं, ये लिखते हैं हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने लड़की और लड़कों पर नज़र रखें। सबसे बड़ी गलती लड़की की और लड़के की गलती है। उन्हें ऐसा रहते हुए बनाना नहीं चाहिए था। वो नाजायज़ रिश्ता बनाते ना ही क्राइम होता, और हर क्राइम की वजह से जो जोरू का गुलाम ही होते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फराज जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये सपोर्ट योर है, लिखते हैं आपका चैनल मोनेटाइज है क्या, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। जी भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज है। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आज आपकी आवाज़ जो है वो साफ था, और हर जगह लड़का लड़की प्यार करते हैं, लेकिन लड़का ही क्यों मारा जाता है, लड़की को क्यों नहीं। हर जगह की बात है, जब कोई दोषी दोनों होते हैं तो क्या दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो भाई मेरे ख़्याल से किसी को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, किसी को भी मारने का हक़ नहीं है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से प्यार कर रहे हैं और परिवार को चाहिए कि उनकी शादी कर दो, या फिर समझा कर कुछ बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, लेकिन किसी का कत्ल करना, इसकी इजाज़त कोई भी नहीं देता। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये लिखते हैं राम राम जी, मैं आपका नया मेंबर हूं और ये वीडियो सेंड किया था मुझे मेरे दोस्त देव कुमार जी ने। 1/3/2024 को हैप्पी बर्थडे है, आप विश कर देंगे। देव कुमार ने कहा है कि आपकी स्टोरी सुना कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक्स देव कुमार जी, आपको जन्म की शुभकामनाएं। तो भाई रोहित कुमार जी, आपका जो जन्मदिन है 1/3/2024 को है, तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस में। और उसके बाद में अगला कमेंट्स, इन्हीं के कमेंट्स पे रिप्लाई किया है देव कुमार जी ने, लिखते हैं वेरी नाइस भाई, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूं। अच्छा, जो हैप्पी बर्थडे है वो देव कुमार जी का है, तो देव कुमार जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में अजय शाह सहानी है, लिखते हैं जो लड़की ना सही उसके उधर ही ऐसा कर देना चाहिए था। उसके बाद में दानिश हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इरफान है, लिखते हैं इंसान अपराध करता है और उसे जो सज़ा का डर नहीं होता। दिन ब दिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह सुरक्षित रखे, आमीन। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं वेरी नाइस शॉर्टर विक्की कालिया HP से। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, यूज़र हैं, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छे सुनाते हैं, अब्दुल मन्नान शेरपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने में हमारा जो अंदाज़ है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करा करें, साथ के साथ अपना प्यारा सा कमेंट्स भी करा करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।